रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल एक बड़ा ही एग्रेसिव स्टेटमेंट आया और यह स्टेटमेंट भी उन्होंने कच्छ में जाकर दिया। मौका था विजयादशमी का। शस्त्र पूजा कर रहे थे वो भुज के कैंटोनमेंट में और वहां से उन्होंने सरक्रीक का मुद्दा उठाया। सरक्रीक इस देश में जो कई सारे एरियाज ऐसे हैं जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद रहा है, उसमें से एक है। सरक्रीक के बारे में देश के आम लोगों को जानकारी बहुत कम है क्योंकि ज़्यादातर ध्यान हमारा कश्मीर पे जाता है। लेकिन राजनाथ सिंह ने इतना एग्रेसिव पोस्चर सरक्रीक को लेकर दिखाया, उसका कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है उनका ये कहना कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी की तो ये ध्यान रखे कि सरक्रीक के जरिए ही कराची का रास्ता जाता है। कराची यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। जब 1947 में भारत के पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया तो लंबे समय तक कराची उसकी राजधानी रही थी और मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने अपना निवास जो है कराची को रखा था। सरक्रीक को लेकर राजनाथ सिंह की जो पोस्चरिंग थी वो ये बताती थी कि भारत सरक्रीक के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, खासतौर पर तब जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सवाल ये उठता है कि सरक्रीक में पाकिस्तान ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से राजनाथ सिंह का ये बयान है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर सरक्रीक है क्या जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच लंबे समय से तनाव है। अब अगर देखा जाए सरक्रीक को तो सरक्रीक जो है गुजरात का जो कच्छ जिला है उसका सीमावर्ती हिस्सा है और सरक्रीक वो एरिया है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह से कह सकते हैं पिछले 6 दशक से लगातार तनाव है। क्यों है ये तनाव? इसका कारण ये है कि सरक्रीक को लेकर दोनों ही देशों के अलग अलग क्लेम हैं। भारत ये कहता है कि चूंकि सरक्रीक एक नेविगेशनल वाटर चैनल है तो इसमें जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके हिसाब से किसी भी नेविगेशनल चैनल का जो मिड स्ट्रीम होता है अगर वह बॉर्डरिंग एरिया पर है तो फिर वह जो है जो उसकी जो मध्य रेखा होगी वह जो है सो बॉर्डर मानी जाती है और इसलिए जो है सरक्रीक के बीचों बीच जो है वो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री मानी जानी चाहिए। पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं जी, 1914 में जो एग्रीमेंट हुआ था जो कि कच्छ के महाराव और सिंध की तत्कालीन सरकार के बीच हुआ था, उसमें जो एक नक्शा उस एग्रीमेंट के साथ अटैच किया गया था उसमें सरक्रीक का जो पूर्वी हिस्सा है वहां तक वो उस समय के सिंध की जो पोजीशन है वो दिखाई गई थी। यानी उस समय का सिंध यानी पार्टीशन के बाद जब सिंध गया पाकिस्तान में तो आज के पाकिस्तान का हिस्सा, यानी कि सरक्रीक का पूर्वी हिस्सा जो कि भारत की तरफ है वहां तक पाकिस्तान है। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा सरक्रीक पाकिस्तान का है। जाहिर है भारत इसको नहीं मानता और इसका कारण भी बहुत साफ है। कारण यह है कि सरक्रीक को लेकर जो पहला विवाद हुआ था वो करीब आप कह सकते हैं 115 साल पहले हुआ था। वो जो समय था उसमें कोई पाकिस्तान नहीं था। उस समय जो है कच्छ और जो सिंध की जो तत्कालीन सरकार थी उसके बीच डिस्प्यूट हुआ था। और डिस्प्यूट क्यों हुआ था? उसका कारण ये था कि सरक्रीक के इलाके में एक आपराधिक वारदात हुई थी। उसमें मुद्दा ये उठा कि आखिर वो जो क्राइम है उसके लिए मुकदमा कहां चलेगा। तो चूंकि कच्छ के महाराव सरक्रीक को अपना हिस्सा बता रहे थे जबकि सिंध की जो गवर्नमेंट थी और उसमें ब्रिटिश शासन था, सिंध में जो है ब्रिटिश गवर्नेंस थी, एक प्रोविंस होता था, बॉम्बे से अलग होकर सिंध सेपरेट प्रोविंस के तौर पर एग्जिस्टेंस में आया था। तो उनका ये कहना था कि नहीं, यह जो सो केस जो है जो ये फौजदारी केस है यह सिंध की कोर्ट में चलेगा। इसको लेकर लंबे समय तक डिस्प्यूट रहा और चूंकि उस समय कच्छ जो है हिंदुस्तान का बड़ा प्रिंसली स्टेट था, जो कच्छ के रूलर्स थे वो महाराव के तौर पे जाने जाते थे। तो चूंकि ब्रिटिश सरकार नाराज भी नहीं करना चाहती थी एक मेजर प्रिंसली स्टेट को, तो इसलिए 1914 में एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत जो है कच्छ और उस समय के सिंध की बाउंड्री को तय करने के लिए पिलर्स लगाए गए और वो पिलर्स जो है आज की तारीख में जी पिलर्स के तौर पे जाने जाते हैं। उस समय करीब 1924-25 के आसपास जो है 40 ऐसे पिलर्स लगाए गए थे, जिसमें से कुछ पिलर्स जो है जब लास्ट सर्वे हुआ था, ज्वाइंट सर्वे भारत और पाकिस्तान के बीच 2005 से लेकर 8 के बीच,
उस समय जो है वह सर क्रीक के बीचों बीच पाए गए थे। और जाहिर है भारत का क्लेम भी यही है कि उस समय यह तय हुआ था कि चूंकि सर क्रीक एक नेविगेशनल चैनल है, इसलिए उसका मिड स्ट्रीम बाउंड्री है। अब सवाल यह है कि सर क्रीक जो है एक नेविगेशनल चैनल, हम इसको क्या माने? दरअसल क्रीक जो है वह फीचर है जो कि समंदर के किनारे, जब पानी समंदर का अंदर की तरफ आता है तो एक बाकायदा चैनल यानी नाला खड़ा हो जाता है, नाला इवॉल्व हो जाता है। तो सर क्रीक जो है वह करीब 68 किलोमीटर लंबा एक चैनल है, एक वाटर बॉडी है जिसमें कि समंदर का खारा पानी आता है। उसकी वजह से जो है वो लगातार बढ़ते बढ़ते वो करीब 68 किलोमीटर उसकी लंबाई हो गई। जो सर क्रीक की ओपनिंग है यानी जो समंदर की तरफ का हिस्सा है उसको जो है सरमाउथ कहा जाता है, यानी सर क्रीक उसका जो मुहाना है वह अंग्रेजी में उसको माउथ कहते हैं, इसलिए सरमाउथ। अब सवाल यह है कि ये नाम जो सर क्रीक है वो सर क्रीक नाम क्यों पड़ा? क्या कोई सर डगलस थे जिनकी वजह से वो सर क्रीक पड़ा? ऐसा भी नहीं है। जो लोकल लिटरेचर है कच्छ के वो ये बताते हैं कि ये जो इलाका है, और आप ध्यान रखिए कि क्रीक का जो ये एरिया है उसके आसपास और भी बहुत सारी क्रीक है, और वहीं पर जो सिंधु का पानी जो है वो समंदर से मिलता है। तो जहां भी नदी का यानी सिंधु नदी का मीठा पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है, वह जो सो फिश का जो है, जो मछलियां हैं, उनका बहुत ही पॉपुलर ब्रीडिंग ग्राउंड माना जाता है। न सिर्फ वहां पर बड़े पैमाने पर मछलियां रहती हैं, बल्कि वह जो है वहां पर जो है सो प्रजनन भी करती हैं। तो इसलिए सर क्रीक के इलाके में उस समय सीरी नाम की एक मछली जो है बहुतायत में होती थी, इसलिए उस क्रीक का नाम उस सीरी मछली के आधार पर सिर क्रीक रखा गया, वह क्रीक जिसके आसपास सीरी मछली पाई जाती है। आने वाले समय में खासतौर पर ब्रिटिश पीरियड में जब इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ था, तो चूंकि सिर जो है SIR से लिखा जाता था और सर भी SIR से ही लिखा जाता है, इसलिए वो पॉपुलर कल्चर में सिर क्रीक जो है सर क्रीक हो गया, और इसी तौर पर अब जो है देश और दुनिया इसको जानती है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो मेजर डिस्प्यूट है उसके तौर पर सर क्रीक की बार बार चर्चा होती है। अब सवाल ये है कि जो डिस्प्यूट है वह कितने एरिया के लिए है? अगर देखा जाए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो 1947-48 में भारत पाकिस्तान के बीच जो पहली लड़ाई हुई, और उसकी वजह से जो है एक कश्मीर को लेकर हमेशा डिस्प्यूट करता रहा पाकिस्तान, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर उस समय अगर हम देखने जाएं तो जो पश्चिमी जो ये किनारा है, जो उस समय चूंकि पाकिस्तान पूर्वी हिस्से में भी था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी हिस्से में जिस बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने एग्री किया, वहां पर बॉर्डर पिलर्स लगाए गए। तो पहला बॉर्डर पिलर जो है वो जम्मू के सांबा में लगा हुआ है, और जो आखिरी बॉर्डर पिलर है वह जो है बॉर्डर पिलर नंबर 1175 यानी 1175, यह जो है कच्छ के इलाके में लगा हुआ है, जहां पर कि सामने इसकी साइड में जो है सिंध प्रोविंस है। अब वो 1175 जो बॉर्डर पिलर नंबर है उसके आगे का करीब 104 किलोमीटर का इलाका, और प्रिसाइजली कहें तो 104.4 किलोमीटर का जो एरिया है, जो लंबाई है, उस पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाया। दोनों जो है इस बारे में अपने कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच रखते हैं। भारत जाहिर है जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है उसका हवाला देते हुए सर क्रीक का जो मिड स्ट्रीम है उसको बाउंड्री मानता है, जबकि पाकिस्तान जो है पूरा सर क्रीक जो है वो कहता है कि वो हमारा है, और इसमें जो है वो कभी एक रूपता एकमत नहीं बन पाया, और इसलिए विवाद जो है लगातार बना हुआ है। तो 68 किलोमीटर की लंबाई तो सर क्रीक की हो गई, और उसके बाद का जो एरिया जो है, जो 104 किलोमीटर में से अगर 68 किलोमीटर अगर घटा दिया जाए तो फिर जो है सो करीब करीब जो 36 किलोमीटर की जो लंबाई है वह जो कि दलदली इलाके में, यानी कुल मिलाकर ये 104 किलोमीटर का एरिया, यानी बॉर्डर पिलर नंबर 1175 से लेकर सरमाउथ तक, यानी जहां पर सर क्रीक की ओपनिंग है, जो माउथ है, वहां तक का एरिया डिस्प्यूटेड है। अब सवाल यह है कि अगर ये दलदली इलाका है तो फिर इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि स्ट्रेटेजिक वैल्यू काफ़ी है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो है, अगर भारत का जो क्लेम है कि सर क्रीक का जो मिड स्ट्रीम है वह जो सो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है बाउंड्री होनी चाहिए, अगर उसे माना जाए तो उसके हिसाब से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइन होता है। जैसे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, जो सी कोस्ट होता है उससे आगे 200 नॉटिकल माइल तक उस पर्टिकुलर कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें हर किस्म के रिसोर्सेज पर उस देश का अधिकार होता है। अगर आपने सर क्रीक में 2-4 इंच भी दाएं बाएं अगर आप पोजीशन को मान लेते हैं
तो फिर समंदर के अंदर जो है सो हजारों नॉटिकल माइल का एरिया चेंज हो जाता है, क्योंकि सीधे 200 नॉटिकल माइल की लंबाई से जुड़ा हुआ मसला है। थोड़ा सा भी एंगल चेंज हो गया तो उसी हिसाब से जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी देश का चेंज हो जाता है। इसलिए भारत जो है, जो पाकिस्तान का हमेशा एक अटेम्प्ट रहता है कि वह किसी तरीके से पूरे सर्किट पर कब्जा कर ले, उसको जो है रोकने की कोशिश करता है, मजबूती से उसका सामना करता है। अब सवाल ये उठता है कि विवाद जो है यह कब से एग्रेसिव फॉर्म में आया। अगर इसको देखा जाए तो ये करीब करीब जो है सो 60 के दशक में शुरू हुआ और खासतौर पर 1965 में इस पर काफी ध्यान गया। ध्यान रखिए कि 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेगुलर युद्ध हुआ, उसके पहले पाकिस्तान ने कच्छ में एक प्रोबिंग एक्सरसाइज के तहत, यानी भारत का जो विल था, जो रिजॉल्व था, उसको जानने के लिए उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। अब ये जो ऑपरेशन था, इसके तहत उसने क्या किया कि चूंकि उस समय जो कच्छ के रन का जो इलाका था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रेजेंस नहीं थी, दलदली इलाका था, किसी का फोकस नहीं था। तो गुजरात में जो है, गुजरात स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान और कुछ सीआरपीएफ के जवान और रन के उस इलाके में वो चौकसी का काम करते थे। उस समय कोई रेगुलर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती थी। इनफैक्ट 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई, उसकी शुरुआत जो कच्छ से हुई, उसके बाद से बीएसएफ की आवश्यकता महसूस हुई और फिर बीएसएफ की नींव डाली गई। बीएसएफ एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के तौर पर रेज की गई। उसका कारण जो है बेसिकली कच्छ ही था। चूंकि कच्छ के इलाके में पाकिस्तान ने अचानक जो है अपने सैनिक जो है उनको घुसे डाले और एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर बैठा। जाहिर है उस समय शास्त्री जी की सरकार थी, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उसका मजबूती से जो है सो सामना करने की ठानी। फिर भारत की तरफ से जो है जवाबी कार्रवाई की गई। ये मामला पूरा का पूरा इंटरनेशनलाइज हुआ। उसकी वजह से उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे हेरोल्ड विल्सन, उनकी अगुवाई में एक ट्रिब्यूनल बना और उसने जो है सो ये डिसाइड किया कि कच्छ के रन का जो करीब 10% एरिया है वह जो है पाकिस्तान को दे दिया जाए, जो इलाका जो है भारत का होता था। अब विवाद को चूंकि टालना था तो इसलिए जो है भारत उस समय राजी हो गया, लेकिन उसको लेकर उसमें भी बड़ा विरोध हुआ था। जो उस समय जनसंघ था, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो पूर्ववर्ती रूप जो है वो जनसंघ होता था। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में कच्छ सत्याग्रह चला, क्योंकि वो 10% जो एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया, उसमें छाड़बेट का महत्वपूर्ण इलाका था। हिस्टोरिकली उसकी काफ़ी वैल्यू थी, वो कच्छ के अपने इतिहास का पार्ट था। तो लंबे समय तक उसको लेकर प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन चूंकि भारत ने एग्री कर लिया और इस तरीके से छाड़बेट सहित करीब रण का करीब 10% हिस्सा जो है हमने पाकिस्तान के हाथों घुमा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो एक बार हो गया तो फिर क्या भारत चैन से रह सकता था? एक तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नींव डाली गई, उस इलाके में हमने ज़्यादा गार्ड करना शुरू कर दिया, और एक ये भी था कि भाई 65 की लड़ाई के बाद से जिस तरीके से रूस ने मध्यस्थता करके, उस समय जो यूएसएसआर था उसने मध्यस्थता करके जो है जो बहुत सारा जो हिस्सा था जो कि भारत ने पाकिस्तान का जो है उस समय कब्जा करके रखा था, वो भारत ने छोड़ा। फिर उसके बाद से 69 से आप कह सकते हैं कि एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और ये करीब 92 तक चला, 1992 तक करीब 5 राउंड की बातचीत हुई, जिसमें कि सरक्रीक को सुलझा लिया जाए इसकी कोशिश जो है दोनों देशों की तरफ से की जाती रही। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान अपने इरादे में ईमानदार नहीं था, इसलिए वो मामला आगे नहीं बढ़ा। फिर 1998 में जब दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, पहली सरकार तो उनकी 1996 वाली 13 दिन की थी, जो 13 महीने की जब दूसरी सरकार थी तो एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मुद्दे को हल करने की सोची। कंपोजिट डायलॉग शुरू हुए, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही थी। वो जो है प्रोग्रेस होती, उसी दौरान 99 में जो है उस समय जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, चूँकि प्रधानमंत्री तो वहाँ नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ के निमंत्रण पर वाजपेयी जी जो है लाहौर यात्रा भी करके आए थे। ऐसा लग रहा था कि संबंध बहुत सुधर जाएंगे दोनों देशों के बीच, ये भी माना जा रहा था कि सरक्रीक का भी सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन जो है पाकिस्तान ने और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के सैन्य हुक्मरानों ने, जो पाकिस्तान के तत्कालीन उस समय आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने जो है एक तरह से छुरा घोंपते हुए भारत पर और कारगिल में घुसपैठ कर डाली। कहा गया कि नहीं जी ये जो है कबायली है, जबकि पाकिस्तान की रेगुलर फोर्स कारगिल में घुसी थी। कारगिल के जो कई सारे जो मेजर पीक्स थे उस पर कब्जा कर लिया गया।
भारत को जब ओब्वियसली पता चला तो भारत ने बहुत मजबूती से जो है पाकिस्तानी फौज जो वहाँ जमी थी उसको हटाने का सिलसिला शुरू किया और इस तरीके से ऑपरेशन विजय उस समय लॉन्च हुआ। करीब मई से लेकर जुलाई के बीच वो जो करीब 3 महीने का जो ऑपरेशन चला उसके बाद से भारत सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई। पाकिस्तान जो पहले इनकार कर रहा था कि उसकी अपनी फौज नहीं है, जब बड़ी कैजुअलिटी होने लगी तो वहाँ से सेफ एग्जिट उसने ढूंढना शुरू किया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। बिल क्लिंटन के पास उस समय पहुंचे नवाज शरीफ जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। जब उनसे भीख मांगी फिर बिल क्लिंटन ने भारत को कन्विंस किया कि ठीक है वह जो है सो भागने के लिए तैयार हैं कि आप उनको जो है जाने दीजिए, और इस तरीके से भारत ने युद्ध विराम किया, सारे के सारे पिक्स को वापस अपने हाथ में हासिल किया और इस तरीके से पाकिस्तान को जो है वहाँ से मुँह की खानी पड़ी। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि पाकिस्तान की जो आदत रही है कि बार बार हारता है लेकिन सबक नहीं सीखता, उसने उसी समय सर क्रीक में फिर से एक्टिविटी चालू कर दी। 99 की बात है ये, जुलाई में कारगिल वार खत्म हुआ और 99 अगस्त में लगातार पाकिस्तान के जो टोही विमान हैं वह सर क्रीक के इलाके में चक्कर लगा रहे थे। भारत ने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, तीसरी बार जब अटलांटिक नामक जहाज फिर से भारत के इलाके में, खासतौर पे सर क्रीक के इलाके में जब वो लगातार शॉटी भर रहा था, जो नलिया में हमारा एयरबेस है, यानी कच्छ जिले में नलिया एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, वहाँ से मिग विमान हमारे उड़े और अटलांटिक को मार गिराया। अटलांटिक में उसमें 16 पाकिस्तानी फौजी और मौजूद थे, सब के सब मारे गए। और मज़े की बात यह है कि अटलांटिक का मलबा उसी सर क्रीक के इलाके में जाकर गिरा जिस सर क्रीक को पाने के लिए 60 के दशक से ही पाकिस्तान हर किस्म की साजिश कर रहा था। ओब्वियसली जब ये घटना हुई उसके बाद से तनाव और बढ़ा, आगे ये प्रोसेस बढ़ नहीं पाई। 2004 में क्या हुआ कि फिर वाजपेयी की सरकार, जो तीसरी बार उनकी सरकार बनी थी, जो 99 से 2004 के बीच चली थी, वो सरकार केंद्र में सत्ता से बाहर हुई और यूपीए की सरकार आई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। बड़ी जो है एक तरह से, चूँकि मनमोहन सिंह खुद भी मूलतः जो पाकिस्तान का इलाका है वहीं पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ से शरणार्थी के तौर पे भारत में आए थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम भारत पाकिस्तान के बीच फिर से दोस्ती क्रिएट करें, दोस्ताना माहौल क्रिएट करें। तो उस समय जो है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हम कहते हैं CBMs, उसमें से एक था कि भाई सर क्रीक को भी जो है सॉल्व किया जाए। ये सब जब प्रोसेस चल रही थी, इसी प्रोसेस के तहत कई राउंड की बातचीत हुई और उसके बाद से 2005 में ये तय किया गया कि एक ज्वाइंट सर्वे हो सर क्रीक के इलाके का। तो 2005 से लेकर 2008 के बीच पहले लैंड पर, फिर जो है सर क्रीक के अंदर ज्वाइंट सर्वे हुआ जिसमें कि भारत और पाकिस्तान जो है दोनों तरफ के अधिकारी उसमें शामिल रहे। भारत की तरफ से सर्वे टीम का उस समय उसकी अगुवाई कर रहे थे ब्रिगेडियर समुद्रा, और करीब 3 साल के इस प्रोसेस के बाद से एक ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार हुई और उसको सबमिट भी किया गया, लेकिन फिर कुछ आगे हुआ नहीं। और आगे क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण ये रहा कि 2008 में पाकिस्तान ने फिर साजिश के तहत मुंबई में सीरियल अटैक करवाए, जो 26/11 हमले के तौर पर पूरे देश और दुनिया में वो घटना जो है एक तरह से कह सकते हो नोटोरियस घटना जो है उसको जाना गया, जिसमें कि बड़े पैमाने पर जो है भारतीय नागरिक ही नहीं, कई सारे विदेशी नागरिकों की भी हत्या पाकिस्तान से जो आतंकवादी भेजे गए थे, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि सर क्रीक के बगल से ही निकल कर वो आए थे मुंबई तक और उन्होंने हमला किया। तो फिर सर क्रीक जो है सो फिर से बैक बर्नर पर चला गया, उसमें सोल्यूशन की कोई राह नहीं बनी। इस बीच पाकिस्तान ने क्या किया कि सर क्रीक के इलाके में अपने कुत्सित इरादे को और आगे बढ़ाते हुए उसने जो है एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी। और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट क्या थी? पहले क्या था कि जिस तरीके से भारतीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, चूंकि यह बॉर्डर गार्डिंग एजेंसी है, उसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान रेंजर्स तैनात होते थे। लेकिन 1999 में जो अटलांटिक वाली घटना हुई, यानी जो अटलांटिक टोही विमान था पाकिस्तान का, उसको भारतीय वायुसेना के मिग विमानों ने मार गिराया था, उसके बाद से उसने सर क्रीक के इलाके में पाकिस्तान ने अपने जो नेवी के जो इलीट मरीन कमांडोज जो हैं, जिनको कि पाकिस्तान मरीन्स कहा जाता है, उन यूनिट्स को, उसको तैनात कर दिया। बहुत दिनों तक ये भारत के ध्यान में ये बात आई ही नहीं, लेकिन उस समय BSF के एक अधिकारी जो कि तैनात थे उस इलाके में, उन्होंने जो है सो आइडेंटिफाई किया कि यह इसने तो रेंजर्स के साथ साथ उसने पाकिस्तान मरीन्स तैनात कर दी है। उसके बाद से भारत और सतर्क हुआ, चौकन्ना हुआ, और उस इलाके में चूंकि दलदली इलाका है, वहाँ
सरक्रीक तक पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल का काम है। वहाँ पोस्ट बनाना तो दूर की बात है, आप जो है अगर कोटेश्वर के पास से, जो भारत का सबसे पश्चिमी समुद्री हिस्सा है, जो लैंड बेस है समंदर के ठीक पहले, अरब सागर के पहले, अगर बात के नक्शे को देखा जाए तो जो सबसे पश्चिम का हिस्सा है भारतीय के नक्शे में वो है कोटेश्वर। कोटेश्वर से करीब जो है 1.5-2 घंटे आपको लगता है, अगर आप फास्ट वेसल से जाते हैं तब आप सर क्रीक के माउथ पर पहुंचते हैं, जिसको सर माउथ कहा जाता है। वहाँ पर भी जो है एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी सारे रास्ते में अवरोध आते हैं, बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, उसमें लगातार गार्डिंग करना मुश्किल काम था। तो फिर फ्लोटिंग बीओपीज जो है, यानी वो बड़े बड़े वेसल जो कि फ्लोट कर सकते हैं, और उस पर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है अपने हथियार के साथ तैनात रहने लगे, ताकि पाकिस्तान कोई भी जो है घुसपैठ न कर पाए, अपने किसी कुत्सित इरादे में कामयाब न हो पाए। इस तरीके से पाकिस्तान मरीन्स के तौर पर जो चैलेंज पाकिस्तान ने पेश किया उस इलाके में डिप्लॉय करके, उसका जो सो बीएसएफ की तरफ से बड़ा मजबूती से जवाब दिया गया। फिर क्या हुआ कि 2008 में जो घटना हुई, जो सीरियल अटैक मुंबई पर हुए, उसके बाद से फिर से सारी बातचीत खत्म हो गई। लेकिन सवाल यह है कि सर क्रीक को लेकर, चूंकि सर क्रीक पर पाकिस्तान की निगाह हमेशा से इस वजह से रही है क्योंकि माना जाता है कि वह रिच हाइड्रोकार्बन का एरिया है, वहाँ पर आपको पेट्रोलियम हासिल हो सकता है। दूसरा स्ट्रेटेजिक वैल्यू तो है ही, उसके हिसाब से सर क्रीक का कितना एरिया किसके पास है, उसके हिसाब से आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तय हो सकता है। यही नहीं, अगर आप देखें, अगर आप सर क्रीक के पूर्वी किनारे तक अगर पाकिस्तान आके बैठ गया तो वहाँ से सिर्फ कच्छ ही नहीं एक्सपोज होता, बल्कि कच्छ की खाड़ी के दूसरी तरफ जामनगर का इलाका है, जामनगर जिला है, वहाँ पर कई सारे मेजर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं इस देश के, जहाँ से कि देश की जीडीपी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो जाहिर है भारत रणनीतिक तौर पर सर क्रीक में किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन 2012 में एक ऐसी परिस्थिति बनी थी, एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ था जिसमें कि लगा था कि क्या भारत पाकिस्तान से शांति की तलाश में अच्छे रिश्ते कायम करने के चक्कर में क्या सर क्रीक पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल इसका संकेत तब मिला जब गुजरात में 2012 में असेंबली इलेक्शन हो रहे थे। नरेंद्र मोदी तब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको 11 साल से ज़्यादा का समय हो गया था। उन्होंने जो है दिसंबर 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार जो है सर क्रीक को पाकिस्तान का देने का इरादा कर रही है तो इससे बाज आए, क्योंकि उनको इस बात के इंडिकेशंस मिले हैं कि सरकार इस तरह की कोशिश करने जा रही है। अब चूंकि चुनाव का समय था, गुजरात में ही चुनाव हो रहे थे, और गुजरात के लिए सर क्रीक का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। गुजरात की पब्लिक वो आज तक इस बात को नहीं भूल पाई कि छाड़बेट का इलाका, जो कि कच्छ के रण का बड़ा महत्वपूर्ण इलाका था, भारत का हिस्सा था, उसको जो है पाकिस्तान से शांति की तलाश में पाकिस्तान को सौंप दिया गया। उसके बाद से भी कई युद्ध हो गए, न सिर्फ 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई, 1999 की लड़ाई हुई, और उसके बाद से लगातार जो है कश्मीर के अंदर टेरर एक्टिविटीज़ को, कश्मीर ही नहीं देश के बाकी हिस्सों में भी पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देता रहा। तो फिर उस पाकिस्तान से शांति की तलाश में अब सर क्रीक को क्यों सौंपेंगे। तो जाहिर है गुजरात के लोगों के लिए काफ़ी इमोशनल इशू था। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इस मुद्दे को उठाया। मनमोहन सिंह के लिए जाहिर है तुरंत इसका खंडन करना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि अगर इस पर कोई भी अगर कन्फ्यूजन हुआ तो हमें बड़ा वोटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन उनका जो जवाब था उससे नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि साफ साफ मनमोहन सिंह बताएं कि क्या ऐसी कोई योजना है क्या कि हम सर क्रीक को हैंडओवर करने जा रहे हैं पाकिस्तान को। और ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गया लोगों को, खासतौर पर जो नरेंद्र मोदी की चिट्ठी थी और उसमें उनका जो बयान था, उससे लगा कि कहीं मनमोहन सिंह की सरकार, जो कांग्रेस लेड जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर क्रीक को पाकिस्तान को देने जा रही हो। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि एक समय सियाचिन को लेकर भी एक इस तरह की थिंकिंग थी कि सियाचिन में शांति की तलाश के लिए यार सियाचिन जो है सो देते हैं पाकिस्तान को। लेकिन फिर जो है जो इस देश का कलेक्टिव विल है, जिस तरह का प्रेशर था, वो चीज़ जो है नहीं हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की सियाचिन पे कब्जा करने की, लेकिन जो है सूबेदार मेजर बाना सिंह की अगुवाई में जो हमारे बहादुर फौजी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के इरादे को नाकामयाब किया और फिर सियाचिन पर आज तक भारतीय सेना का कब्जा है। तो सियाचिन की तरह सर क्रीक तो कहीं एक नया फ्लैश पॉइंट या फिर जो है सो कहीं जबरदस्ती तो पाकिस्तान उस पर कब्जा नहीं कर लेगा, ये आशंका 2012 में पैदा हुई थी। या फिर ये कि कहीं हम लोग एक झूठी शांति की तलाश में कहीं सर क्रीक को हम दे तो नहीं देंगे पाकिस्तान को, ये सवाल 2012 में खड़ा हुआ था।
जाहिर है उसमें मनमोहन सिंह ने उसका खंडन किया, और बल्कि अगर इस तरह की कोई आशंका भी थी तो उनको लगा कि जिस तरह का माहौल देश में बन गया है, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो बवाल मच जाएगा और फिर इस पर आगे कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान जाहिर इस मामले में शांत नहीं रहने वाला था। वो जो है हमेशा से सरक्रीक पर उसकी गंदी कुत्सित निगाह रही है। भारत को इसका अंदाजा था, खासतौर पे प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी ने जब मई 2014 में देश की बागडोर संभाली, उसके बाद से सरक्रीक के इलाके में अपनी सुरक्षा मजबूती को और गति देने की शुरुआत हुई। पहले जो है फ्लोटिंग बीओपीज तो लगे ही थे, फास्ट अटैक वेसल लाए गए, खासतौर पे जो यूएसए मैन्युफैक्चर्ड थे, मेजर मैसिव डिप्लॉयमेंट शुरू हुई, बहुत एग्रेसिव पोस्टरिंग के साथ बीएसएफ ने जो है सरक्रीक के इलाके में अपने परमानेंट बेस क्रिएट किए, दलदल के इलाके में कंक्रीट डालकर परमानेंट बेस बनाए गए, फ्लोटिंग बीओपीज लगाई गई, फास्ट अटैक वेसल्स लगातार जो है सो मूव करते रहे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बेस को मजबूती देने के साथ इक्विपमेंट, सर्वेलेंस, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। यही नहीं, भारत की फौज, चूंकि उसको पता है जिस तरीके से वो कश्मीर में लगातार बैटल लड़ रही है, सियाचिन को इतने मजबूती से गार्ड कर रही है, इतने दशकों से 5 दशक हो गए, तो उसने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी कि पाकिस्तान अगर कोई मिस एडवेंचर करता है तो फिर उसका माकूल जवाब दिया जाए। इस बीच लेकिन पाकिस्तान जो है भारत की इन तमाम मूव्स के बावजूद अपनी हरकत से बाज नहीं आया। हाल के वर्षों में उसने सरमाउथ के पास जो सरक्रीक का जो ओपनिंग है, वहां पर उसने जो है सो एक बड़ा बेस डाल दिया है। उसको लेकर ऑब्वियसली जो है सो एक चिंता है भारत के पास, और भारत उसके हिसाब से लगातार तैयारी भी कर रहा है। और इसीलिए जब राजनाथ सिंह इस विजयादशमी पर जब भुज पहुंचे, जो कि उस कच्छ का जिला मुख्यालय है, जिस कच्छ का बिल्कुल बॉर्डरिंग हिस्सा है सरक्रीक, उन्होंने बड़ी साफ साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये ना भूले कि अगर वो इस तरह के जो है सो वहाँ पर सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है सरक्रीक के पास, और उससे अगर उसने कोई मिस एडवेंचर की कोशिश की तो उसको बहुत गहरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। और राजनाथ सिंह ने इसके लिए क्या किया, उन्होंने 1965 की याद दिलाई। 1965 में जो भारत पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुई थी कच्छ वाले उस दुस्साहस के बाद, जिसमें पाकिस्तान को ये लगा था कि हमने कच्छ में ज़बरदस्ती घुसपैठ कर ली तो उसका 10% हमें हिस्सा मिल गया रण का, तो कहीं हम फिर इस तरीके से सरप्राइज अटैक कर देंगे, हम फिर से एक बड़ा भूभाग कब्जा कर लेंगे। भारत ने उसको बड़ी मजबूती से उसको काउंटर किया, और यहाँ तक कि हमारी भारतीय फौज जो है वो लाहौर तक पहुँच गई। तो राजनाथ सिंह ने उसी जो है 1965 के उस वाक़े की याद पाकिस्तान को दिलाने की कोशिश की है कि मत भूले पाकिस्तान कि 1965 में हमारी फौज तो लाहौर पहुंच गई थी। अगर 2025 में, यानी जो है उस घटना के 1965 की उस घटना के 6 दशक बाद, अगर पाकिस्तान ने गलती से भी सरक्रीक में किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर, बदमाशी, गुस्ताखी करने की कोशिश की, हड़पने के लिए कोई नापाक हरकत की, तो भारतीय फौज, भारत के सशस्त्र बल उसका बड़ी मजबूती से प्रतिकार करेंगे। और वो सिर्फ सरक्रीक तक सीमित नहीं रहेगा, उनने कराची को जोड़ दिया। ये कहा कि यहां से सीधे सीधे जो है सरक्रीक के रास्ते ही कराची का रास्ता आ जाता है। और ध्यान रखिए कि सरक्रीक से कराची की जो दूरी है वह महज 300 किलोमीटर है, 250 से 300 किलोमीटर, जो अगर क्रो फ्लाइट हो तो और दूरी कम हो जाती है, लेकिन अगर बाई रोड भी जाएं तो चूंकि किनारे किनारे तो जो है, या समुद्री मार्ग से भी अगर जाएं तो वही दूरी है। तो इसलिए जो है एक बहुत ही सॉलिड, एक एग्रेसिव स्टेटमेंट राजनाथ सिंह ने दिया है सरक्रीक को लेकर। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इसकी गंभीरता से नोटिस लेनी चाहिए, क्योंकि उनके जो सैन्य हुक्मरान है, जिनके पास रियल पावर हमेशा पाकिस्तान में रही है, उनको लगता है कि अब चूंकि कश्मीर में तो दाल गल नहीं रही है, जम्मू कश्मीर की कौन कहे, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहां की फौज के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालत यह है कि वो पीओजेके के लोगों पर ही गोलियां चला रही है पाकिस्तान की फौज। तो अब चूंकि जम्मू कश्मीर में उसकी दाल नहीं गल रही है, चूंकि लंबे समय तक जहां जिस इशू को उसने उठा के वहां तक कि पाकिस्तान के लोगों का भी ध्यान भटकाने की कोशिश की, लगातार सत्ता बनी रही, वो शायद ये गुस्ताखी न करे कि अच्छा चलो उधर नहीं तो फिर हम सरक्रीक को छेड़े देते हैं, क्योंकि सरक्रीक में अगर कुछ भी करते हैं तो लोगों का ध्यान उधर भटकेगा, जम्मू कश्मीर या पीओजेके की जगह। तो इसीलिए जो है काफ़ी सख्त वार्निंग जो है सो भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, यानी पाकिस्तान ने अगर सरक्रीक की तरफ कुछ भी किया तो भारत वैसे ही मजबूती से जवाब देगा जैसे कि पहलगाम में
पाकिस्तान ने जो प्रॉक्सी वार के तहत जो अपने टेररिस्ट भेज कर जिस तरीके से धार्मिक आधार पर पर्यटकों की, सैलानियों की हत्या करवाई थी, उसका जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया गया, उसी तरह का प्रतिकार जो है वह जो है अगर किसी भी किस्म की बदमाशी जो है सर क्रीक के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हुई तो वो होगा। ये बहुत साफ सिग्नल है और इस सिग्नल का अर्थ ये है कि अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी पाकिस्तान करता है तो सिर्फ सर क्रीक में ही जवाब नहीं दिया जाएगा, वो कराची तक जा सकता है। और कराची को लेकर वैसे भी पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि 1971 में कराची का क्या हाल किया था भारत की नेवी ने या भारत की एयरफोर्स ने। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में भी कराची को बर्बाद करने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और कराची के आसपास के कई एयरबेस भारत ने बर्बाद भी किए हैं। तो इसीलिए जो है एक टाइमली वार्निंग है और ये टाइमली वार्निंग जो है सर क्रीक की जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस जो है, उसकी जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, उसकी तरफ भी देश के लोगों का ध्यान दिला गई है।